हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने बार बार टीजीटी निकल जाता है। जैसा कि मैं अपने जूनियर सुपर टेट और एलटी के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूं, और इस क्रम में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पहले आरंभ किया है। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम लोग आ गए हैं द प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन एज पोइट्री पार्ट 2 में, यानी कि जो प्रमुख एजेस हुई हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और उनमें ख़ास तौर से पोइट्री से कनेक्टेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, उनको मैं लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और इसी क्रम में अब हम लोग प्यूरिटन और रिस्टोरेशन एज की बात कर रहे हैं, और साफ साफ लिखा है पोइट्री और पार्ट 2। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, विच इज़ लाइक एन एक्सकर्जन इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज। विच इज़ लाइक एन एक्सकर्जन इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज, यानी कि ऐसा कौन सा वर्क है जिसको कि इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज का एक्सकर्जन माना गया है। तो पैराडाइज रीगेंट, लेलेग्रो, जॉन ग्रोवर या रॉबर्ट हेरिक। तो साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लेलेग्रो। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ग्रेट एपिक द पर्सन ऑफ क्राइस्ट withstands the temper and is established once more in the divine favor, यानी कि आपको उस महान एपिक का नाम बताना है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वह टेम्पर के साथ खड़े होते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं एक बार फिर से डिवाइन फेवर को। मास्क्यू ऑफ कॉमर्स, आर्किडेस, लेलेग्रो या पैराडाइज रीगेंट। तो साहब पैराडाइज लॉस्ट में क्या किया गया था, मनुष्य को निकाला गया था, एडम की कहानी। और पैराडाइज रीगेंट में क्या किया गया, ईश्वर मनुष्य के साथ खड़ा हुआ और उसने पुनः उसको स्वर्ग में स्थान दिया। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है, पैराडाइज रीगेंट। थर्ड क्वेश्चन अब आपका इसी क्रम में शुरू होता है, आइडेंटिफाई द फादर ऑफ कपलेट। कपलेट का जनक किसको कहा जाता है, ग्रीन, बॉलर, पोप या गोल्ड स्मिथ। तो साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सब ने कपलेट को पढ़ा है। स्टेंजा फॉर्म होता है कपलेट आपका, और कपलेट के जनक कहे जाते हैं बॉलर साहब, WALLER, बॉलर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द फर्स्ट पोइट टू यूज कंसिस्टेंटली द क्लोज कपलेट विच डोमिनेट्स पोइट्री ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी। आपको उस पोइट का नाम बताना है जिसने कि लगातार अपनी पोइट्री में क्लोज कपलेट का यूज किया है, और जो कि नेक्स्ट सेंचुरी तक चला, अगली शताब्दी तक। हेनरी वॉगन, एडमंड बॉलर, अब्राहम कॉली या एंड्रू मार्वेल। तो साहब ऑप्शन बी आपका एडमंड बॉलर, जो कि अभी हमने आपको बताया था कपलेट के जनक कहे जाते हैं। फिफ्थ, हु डिड नॉट बिलोंग टू द प्यूरिटन एज। इन 4 पोइट्स में से कौन सा ऐसा राइटर है जो कि प्यूरिटन एज का नहीं है। आप बड़े आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं, मिल्टन हैं, जॉन हेवुड हैं, कैम्डेन हैं। अगर नहीं है तो टी.एस. एलियट साहब, क्योंकि हम सबको पता है टी.एस. एलियट मॉडर्न एज के पोइट हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स यूजेस हीरोइक कपलेट्स। इनमें से कौन सी पोइम ऐसी है जिसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है। विलियम ब्राउनी के द्वारा लिखी गई ब्रिटेनियास पेस्टोरल्स, जॉन डन के द्वारा लिखी गई द गुड मोरो, जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखी गई द एफ्लिक्शन, या हेनरी वॉगन के द्वारा लिखी गई द रिट्रीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम ब्राउनी के द्वारा लिखी गई ब्रिटेनियास पेस्टोरल जो है उसमें हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, इन द पोएम ओड ऑफ बिट ही प्रेजेंट बिट इन ए डिफरेंट मैनर, द पोइट इज। एक ओड का नाम है ओड ऑफ बिट, ठीक। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ओड ऑफ बिट के जो पोइट हैं उनका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, रिचर्ड क्रॉशा, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम कॉली या हेनरी वॉगन। तो साहब ओड ऑफ बिट जो पोएम है उसके रचनाकार का नाम है अब्राहम कॉली साहब के द्वारा लिखी गई ये ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, ए क्यूरियस कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड क्रेडुलस रिसर्च इन द मैटर ऑफ पॉपुलर सुपरस्टिशन एज। एक क्यूरियस कॉम्बिनेशन, साइंटिफिक और क्रेडुलस रिसर्च, वो भी काहे में, पॉपुलर सुपरस्टिशन में, ठीक। तो क्या इस आधार पर लिखे गए वर्क का नाम आपको बताना है। रेलिगो मेडिसी,
पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बल्गर एरर्स या अर्न बरियल, तो साहब उस वर्क का नाम है बल्गर एरर्स, जिसमें कि कॉम्बिनेशन दिखाया गया है साइंटिफिक और क्रेडुलस रिसर्च का, ठीक, और किस मैटर पर, सुपरस्टिशन के मैटर पर। तो ध्यान रखिएगा, 3 मैंने जो लाइन आपको अंडरलाइन करे हैं, ऐसी पोएम पूछ ली जाए जिसमें कि साइंटिफिक और क्रेडुलस रिसर्च एक साथ प्रदर्शित की गई है, वो भी सुपरस्टिशन को लेकर, उस पोएम का नाम पूछ लिया जाए तो नाम याद रखना बल्गर एरर्स। 9 नंबर, हु वॉज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स, किसको शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स कहा गया? जेरमी टेलर, थॉमस फुलर, रॉबर्ट बर्टन या रिचर्ड बेटर। तो साहब डिवाइन शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स जो है कहा गया जेरमी टेलर को, ठीक। हु वॉज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स, आंसर होगा आपका जेरमी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉल्ड जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, हार्श मीटर्स एंड दीज स्ट्रैंड एंड whimsical images and turns of speech, यानी कि what is called genuine poetic feeling, harsh meters and these strand and whimsical images and turns of speech, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? ऑक्टेंस, बैलेड, सैटायर या कॉन्सेट्स। तो भैया इसको कहा जाता है ऑक्टेंस। क्या कहा जाता है? ऑक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर, द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट वॉज रिटन बाई, एक पोइम है जिसका नाम है द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट। इस पोइम के राइटर का नाम आपको बताना है, पोइट का नाम बताना है, इजैक बोल्टन, रिचर्ड बैक्स्टर, जेरमी टेलर या थॉमस फुलर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रिचर्ड बैक्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच बुक ऑफ मिल्टन इज़ द मोस्ट वाइडली रीड लिटरेरी वर्क ऑफ द प्यूरिटन एज। मिल्टन साहब की आपको उस बुक का नाम बताना है जो कि प्यूरिटन एज में लिखी गई और जिसको कि वर्ल्ड वाइड विस्तारित रूप से पढ़ा जाता है। लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड, सैमसन एगोनिस्ट। तो नेचुरल सी बात हम सबको पता है, पैराडाइज लॉस्ट। 30 नंबर क्वेश्चन, इन द एरा ऑफ जॉन ड्राइडन द रोमन चर्च इज सिंबल फॉर। अगर हम जॉन ड्राइडन साहब के एरा की बात करें, समय की बात करें, तो रोमन चर्च किस चीज़ का सिंबल हुआ करते थे? वॉल्व का, एंग्लिकन चर्च का, हिंद का या पैंथर का? तो साहब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, हिंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ब्लैंक वर्स। इनमें से किस पोइट ने किस पोइम में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया? जॉन डन ने फ्ली में, ड्राइडन ने ऑल फॉर लव में, शैली ने ए डिफेंस ऑफ पोइट्री में या विलियम कॉन्ग्रीव ने द वे ऑफ द वर्ल्ड में? तो इसका राइट आंसर है जॉन ड्राइडन की पोइम ऑल फॉर लव में, ठीक। काय का यूज किया गया है? ब्लैंक वर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर, हु इज़ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रिस्टोरेशन एंड इन हिज वर्क वी हैव एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्शन बोथ द गुड एंड द इविल टेंडेंसीज ऑफ द एज इन विच ही लिव्ड। आपको उस ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर का नाम बताना है जो कि रिस्टोरेशन एज के थे और जिनके वर्क में हमें उनके समय की गुड और इविल दोनों टेंडेंसीज दिखाई देती हैं, ठीक। उस राइटर का नाम गोल्डस्मिथ, जॉन ड्राइडन, वॉलर या कॉन्ग्रीव साहब। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द इंग्लिश सैटारिस्ट हु यूज द शार्प एज प्रेज टू अटैक हिज विक्टिम्स वॉज। उस इंग्लिश सैटारिस्ट का नाम बताना है, व्यंग्यकार का नाम बताना है जो कि शार्प एज प्रेज टू अटैक हिज विक्टिम्स वॉज, जो कि अपने शिकार की अत्यधिक प्रशंसा, यानी कि लिमिट जहाँ तक होती है वहाँ तक प्रशंसा करते थे और शार्प मतलब सैटायर होता था। तो ऐसे राइटर का नाम बताना है, बेन जॉनसन, जॉन डन, जॉन ड्राइडन, सैमुअल बटलर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जॉन ड्राइडन की ये खासियत थी कि जिसको अपना शिकार बनाते थे सैटायर के लिए, उसकी प्रशंसा करते हुए उस पर व्यंग किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, मैक फ्लैक्नो इज़ एन अटैक ऑन ड्राइडन्स लिटरेरी राइवल। मैक फ्लैक्नो जो हैं वह ड्राइडन के एक लिटरेरी राइवल के अटैक उन पर हुआ। रिचर्ड फ्लैकन, थॉमस शेडवेल, जॉन बिटमैट या मैथ्यू प्रायर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, थॉमस शेडवेल। क्वेश्चन 18, विच पोइट क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर ब्रॉट इंग्लैंड एंड मॉडर्न लिटरेचर बिटवीन 1660 एंड 1700। आपको उस पोइट क्रिटिक ट्रांसलेटर का नाम बताना है जो कि इंग्लैंड और मॉडर्न लिटरेचर
को 1660 से 1700 तक लेकर आगे बढ़ा? एडिशन, बुनियान, क्रैब या ड्राइडन? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जॉन ड्राइडन साहब। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट लिटरेरी वर्क बेस्ट कैप्चर्स ए सेंस ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द इश्यू ऑफ रिलीजन जस्ट आफ्टर द रिस्टोरेशन? आपको बताना है उस लिटरेरी वर्क का नाम जिसमें कि राजनीतिक उथल पुथल को दर्शाया गया, खास तौर से धर्म को लेकर जो राजनीति थी उस विषय पर, जस्ट आफ्टर द रिस्टोरेशन के तुरंत बाद। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं, गेज बेगर्स ओपेरा, बटलर के द्वारा लिखा गया ह्यूड्यूब्रेस, फील्डिंग के द्वारा लिखा गया जोनाथन वाइल्ड, या ड्राइडन के द्वारा लिखा गया एब्सोलम एंड एचिटोफेल? तो भैया ड्राइडन के द्वारा लिखा गया एब्सोलम एंड एचिटोफेल वो वर्क है जो कि इश्यू ऑफ रिलीजन जो है उस पर जो उथल पुथल थी राजनीतिक, उस पर ये वर्क उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। हु सेड ए थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाई हिज सेंसिबिलिटी? जॉन डन को लेकर ये स्टेटमेंट किसने दिया? ए थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी? एफ.आर. लिविस, टी.एस. इलियट, सैमुअल जॉनसन या आई.ए. रिचर्ड्स? तो टी.एस. इलियट, यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, इलियट, I-L-I-O-T, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर बिकमिंग ए कैथोलिक विच फेमस रिलीजियस पोएम जॉन ड्राइडन रोट? जॉन ड्राइडन साहब जब कैथोलिक बन गए तो उन्होंने कौन सी प्रसिद्ध रिलीजियस पोएम की रचना की? रेलिगियो लेसी, ऑल फॉर लव, द काइंड एंड द पैंथर या एनस मिराबिलिस? चारों पोएम आपकी जॉन ड्राइडन साहब की हैं, लेकिन जो कैथोलिक बनने के बाद उन्होंने लिखी है रिलीजियस पोएम, उसका नाम है द हिंद एंड द पैंथर। नेक्स्ट आता है आपका 22। इन एब्सलोम एंड एचिटोफल द किंग डेविड वॉज? एब्सलोम एंड एचिटोफल जो इनका वर्क है उसमें एक राजा दिखाया गया, वो राजा कौन है? ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स थर्ड या ड्यूक टू बकिंगम? तो भैया उस राजा का नाम है चार्ल्स सेकेंड। नेक्स्ट 23 नंबर। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जनक किसको कहा जाता है? आंख बंद करके टिक लगाना अगर ये क्वेश्चन आ जाए। जॉन ड्राइडन साहब को फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। इन हुज पोएम इज एचिटोफल स्ट्रक्चर एज सैटन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? हु यूजेस फ्लैटरी एंड परसुएसिव रिटोरिक टू टेम्प्ट एब्सलोम? नेचुरल सी बात है, देखो फिर से वही आ गया क्वेश्चन, एचिटोफल एंड एब्सलोम, ठीक, किसका ये वर्क है? हालांकि क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट कम आएंगे और घुमाकर ज़्यादा आएंगे। इसी आधार पर मैं ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। आपको उस राइटर का नाम बताना है जिसकी पोएम है जिसमें दिखाया गया कि एचिटोफल नामक एक पात्र जो कि सैटन के रूप में है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट में है, जो कि फ्लैटरी करता है, पर रिटोरिक प्रदर्शित करता है एब्सलोम को लालच देने का। तो देखिए जब नाम एचिटोफल और एब्सलोम एक साथ आपको मिल जाए तो आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हैं, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट 25 नंबर। डैश अर्लीस्ट वर्क अपीयर्ड इज सोरोज जॉयज? आपको उस राइटर का नाम बताना है जिसका शुरुआती वर्क जो है वो सोरोज जॉयज है। तो भैया उनका नाम है फिनियस फ्लेचर, जाइल्स फ्लेचर, जॉर्ज बिथर या विलियम ड्रमंड? तो भाई उस राइटर का नाम है फिनियस फ्लेचर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। पोएट यूज डायरेक्ट एंड कॉलिक्वियल लैंग्वेज एक्सेसिबली ऑफ हाईली इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? कौन से ग्रुप के ऐसे पोइट हुए जो कि डायरेक्ट और कॉलिक्वियल लैंग्वेज का यूज किया करते थे अपनी हाईली इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए? स्पेंसरियन पोइट, कैवेलियर पोइट, मेटाफिजिकल पोइट या प्री ऑगस्टन पोइट? तो भैया आंसर है आपका कैवेलियर पोइट, ऑप्शन बी। 27। लवलेस रोट ए कॉमेडी कॉल्ड? लवलेस जो राइटर है उसने कॉमेडी लिखी, कॉमेडी का नाम आपको बताना है द सोल्जर्स,
दूसरा ऑप्शन है आपका एथिया, सी ऑप्शन है आपका द स्कॉलर्स और डी ऑप्शन है आपका लिकोस्टा। तो भैया लोवलेक के द्वारा लिखी गई कॉमेडी का नाम है द स्कॉलर्स। नेक्स्ट आता है 28 नंबर क्वेश्चन। पोइट्री ऑफ द डैश पोइट्स वाज रिच इन इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी। कौन से आखिरकार ग्रुप के पोइट ऐसे हैं जिनकी कविताएं इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी से परिपूर्ण होती हैं, रिच होती हैं? स्पेंसेरियन, कैवलियर, प्री ऑगस्टन या मेटाफिजिकल? तो ऑप्शन डी आपका राइट है। मेटाफिजिकल पोइट जो होते हैं उनकी पोइट्री इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी में रिच होती है। 29 नंबर डैश इज ए ट्रिब्यूट टू क्रॉमवेल बाय एंड्रयू मार्वेल। कौन? एंड्रयू मार्वेल ने एक पोइम लिखी क्रॉमवेल साहब को ट्रिब्यूट करने के लिए। आपको उस पोइम का नाम बताना है। बर्म्यूडास, एन हॉरेशन ओड, डेमन द मोबर या यंग लव? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका एन हॉरेशन ओड, एन हॉरेशन ओड। नेक्स्ट आपका आया 30 नंबर क्वेश्चन। एल्बाइन ट्रेजेडी इज ए वर्क बाय। एल्बाइन ट्रेजेडी जो है उसके लेखक का नाम आपको बताना है। एडमंड वॉलर, सर जॉन डेनहम, विलियम डेवनेंट या अब्राहम कॉली? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका जा रहा है ऑप्शन सी विलियम डेवनेंट। क्या ऑप्शन है भैया? विलियम डेव। ठीक है साहब, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी विलियम डेवनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर। डैश एंड क्रॉमवेल सोल्ड वर द टू आउटवर्ड बुलवर्क्स ऑफ प्यूरिटनिज्म। यानी कि क्रॉमवेल सोल्ड के साथ एक और वर्क ऐसा है जिसको कि आउटवर्ड बुलवर्क्स ऑफ प्यूरिटनिज्म माना जाता है। तो उस पहले वर्क का नाम बताना है। एक तो क्रॉमवेल सोल्ड हो गया, पहले वर्क का नाम क्या है? जॉन डंस के द्वारा लिखा गया पेन, जॉन ड्राइडेंस के द्वारा लिखा गया पेन, जॉन सिकलिंग के द्वारा लिखा गया पेन या जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पेन? तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। जॉन डन वाज बोर्न इनटू ए फैमिली दैट वाज डैश बट ही बिकेम ए डैश प्रीस्ट। जॉन डन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि डैश बट ही बिकेम, लेकिन वह हो गया डैश प्रीस्ट, पुजारी। तो एग्नोस्टिक परिवार में हुआ था, जो कि एग्नोस्टिक थी और बाद में एंग्लिकन हो गई, या एंग्लिकन थी और रोमन कैथोलिक हो गई, या रोमन कैथोलिक थी तो एंग्लिकन हो गई, या प्यूरिटन थी, लुथरन थी या और एंग्लिकन थी? तो भैया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एंग्लिकन परिवार में इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि एंग्लिकन थे और आगे चलकर इनका परिवार रोमन कैथोलिक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? द पोइट हु गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम बेन जॉनसन कम अंडर द बैनर ऑफ द कैवलियर पोइट। यानी कि वे पोइट जिन्होंने प्रेरणा ली बेन जॉनसन से, उन पोइट्स को कैवलियर पोइट कहा जाता है। दूसरा, द कैवलियर पोइट्स वर रॉयलिस्ट। कैवलियर पोइट्स रॉयलिस्ट थे। सी है द पीरियड ऑफ कैवलियर पोइट्स इज मेनली नोन फॉर देयर सरमन्स। जो कैवलियर पोइट्स हैं उनका पीरियड उनकी उपदेशों के लिए जाना जाता है। या रॉबर्ट हैरिक इज ए ट्रू कैवलियर। रॉबर्ट हैरिक एक ट्रू कैवलियर थे। तो इसमें गलत कौन सा है? ए बिल्कुल सही है, बेन जॉनसन के फॉलोअर जो हैं उन्हें कैवलियर पोइट्स कहा जाता है। दूसरा भी सही है, द कैवलियर पोइट्स पर रॉयलिस्ट। डी भी सही है कि रॉबर्ट हैरिक जो हैं वो एक ट्रू कैवलियर माने जाते हैं। अगर गलत है तो सी गलत है, जो कि कैवलियर पोइट्स के बारे में लिखा है कि कैवलियर पोइट्स जो हैं उनकी पहचान उनके सरमन्स के लिए है, ऐसा कदापि नहीं है। नेक्स्ट आता है 34 नंबर। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द थॉमस फुलर। थॉमस फुलर के लिए कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है? फुलर वॉज ए पर्सन हु डिवोटेड हिज लाइफ टू बीइंग ए क्लर्गी। फुलर साहब ने अपना पूरा जीवन डिवोट कर दिया एक क्लर्गी बनने के लिए। ही वॉज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस। उन्हें शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस कहा जाता था। फुलर वॉज नोन एज द बिजिएस्ट मैन ऑफ हिज एज। फुलर को अपने युग का सबसे व्यस्त व्यक्ति कहा जाता था। या फुलर वॉज ए क्लर्गी मैन एंड ए रॉयलिस्ट। फुलर एक क्लर्गी मैन थे और एक रॉयलिस्ट थे। तो भैया अगर हम बात करें थॉमस फुलर के बारे में तो ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से सही है कि फुलर एक क्लर्गी मैन भी थे और साथ ही साथ रॉयलिस्ट भी थे। नेक्स्ट आता है 35 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेटाफिजिकल पोइट्री इज बिट और कॉन्सेप्ट। मेटाफिजिकल पोइट्री बिट और कॉन्साइट होती है। मेटाफिजिकल पोइट्स
डील विद द सब्जेक्ट लाइक लव, डेथ एंड रिलीजन। मेटाफिजिकल जो पोइट्स होते हैं वो विषय चुनते हैं प्रेम, डेथ और रिलीजन। मेटाफिजिकल पोइट्स लव इमोशनल एक्सपीरियंस। मेटाफिजिकल पोइट जो होते हैं वो लव इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रेम करते हैं। या मेटाफिजिकल हैज़ मीनिंग लाइक फिलोसफिकल, इनवेल्व्ड एंड फैंटेस्टिक। तो भैया सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं वह इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रेम करते हैं। 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ जॉन डन्स फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोइम फॉरबिडिंग मॉर्निंग के लिए सत्य नहीं है। हिज लव फॉर हिज वाइफ इज स्पिरिचुअल, देयर सोल्स हैव बीन कनेक्टेड विद ईच अदर, शी शुड नॉट फील डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज डेथ कांट सेपरेट दैम। और डी है आपका बोथ ए एंड सी। तो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो फॉरबिडिंग मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो वो आंसर आपका सटीक बैठता है ऑप्शन सी, कि भैया ये सी ऑप्शन जो है वह फॉरबिडिंग मॉर्निंग को लेकर ट्रू नहीं है। शी शुड नॉट फील डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज डेथ कांट सेपरेट दैम। नेक्स्ट आता है 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है साहब। बाइबल सेज दैट टू होल्ड एंड हाइड मनी इज ए सिन एंड देयरफॉर इज पनिश्ड बाय गॉड। बाइबल कहती है कि मनी को इकट्ठा करना, मनी को छुपाना एक पाप है और जो ऐसा करता है उसे ईश्वर दंडित करता है। द गॉड वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन एडम एंड ईव एट द फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज। ईश्वर तब बहुत प्रसन्न हुए जब एडम और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज लिया। द फर्स्ट टाइम द गॉडेस ऑफ पोइट्री वाज सिटिंग ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ द माउंट हेरब। या बोथ ए एंड सी। तो भैया इनमें से अगर सत्य बात है तो वो है आपकी बोथ ए एंड सी, यानी कि बाइबल जो है वो कहती है कि होल्ड एंड हाइड मनी इज ए सिन, और सी है द फर्स्ट टाइम द गॉडेस ऑफ पोइट्री वाज सिटिंग ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ माउंट हॉरेब। बी ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, 38 नंबर पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन से पेयर को सही तरीके से मैच किया गया है। 1643 बैटल ऑफ स्ट्रैटन, 1647 ओलिवर क्रोमवेल डिफीट चार्ल्स सेकेंड, 1649 चार्ल्स इम्प्रिजेंट, 1951 किंग चार्ल्स ट्राइड फॉर ट्रेजन। तो भैया 1643 बैटल ऑफ स्ट्रैटन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही मैच किया गया है। 39 नंबर, मैचिंग क्वेश्चन भी आपके आते हैं जैसा कि अभी आपने टीजीटी के पेपर में देखा होगा। टीजीटी में तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो सुपर टेट के स्टूडेंट हैं वो कुछ नया पढ़ के जाएँ, ऐसा पढ़ के जाएँ कि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपके मुंह से ये ना निकले कि अरे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है या मैंने इसको नहीं पढ़ा है। इसलिए मैं हर तरीके के क्वेश्चन देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर या पेयर्स ऐसा है जो कि इनकरेक्ट मैच किया गया है। मार्बल टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, क्रॉन्सा द एक्सटेसी, डन कैनोनाइजेशन, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। देखो मार्वेल ने लिखी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, जॉन डन ने लिखी कैनोनाइजेशन, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट हम सब जानते ही हैं। तो बी नेचुरल सी बात है, क्रॉसा का एक्सटेक गलत है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर एक ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड है। 1647 में माउंट ऑफ ओलिव्स आया, 1649 में मिस्ट्रेस, 1652 में ल्यूकेस्टा या 1638 में लिसिडस। तो भैया 1638 में आया लिसिडस मिल्टन साहब का। तो ये 40 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं जो कि मेरे रिसर्च और मैं जितना जानता हूँ उसके आधार पर बहुत अच्छे हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता देंगे। और ख़ास तौर से मेरे सुपर टेट जूनियर और जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपया करके अब आप लोग पूरा फोकस अपनी तैयारी पर करिए, अपने इस एग्ज़ाम पर करिए, और जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता हूँ वो मैं देने का आपको अवश्य प्रयत्न करूँगा। इन्हीं आशाओं के साथ आज का वीडियो यहाँ तक। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।